काली रात में एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए भाग रही थी। वो भागी जा रही थी जैसे कि उसके पीछे कोई भूत लगा हो। तभी वो एक आदमी का दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। वो काफ़ी देर तक चिल्लाती है, बोलती है, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो वहाँ से भागने लगती है। काली रात में कुत्ते के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था। अपने बच्चे को गोद में लिए हुए इधर से उधर वो भाग रही थी। बार बार वो पीछे ताकती हुई भाग रही थी। उसका बच्चा रो रहा था। तभी वो घबरा गई थी बहुत। वो औरत का पैर फिसला और वो ज़मीन पे गिर जाती है। तभी वो जैसे ही पीछे पलटती है, तभी वो जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक औरत लाल साड़ी पहने हुए हवा में उड़ती हुई क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या फिर से वही सपना देखा? हाँ, फिर से वही औरत जो पागलों की तरह अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी और फिर वही साया। पता नहीं मुझे यही सपना बार बार क्यों आ रहा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसीलिए तो इतनी पूजा पाठ और जाप करती हूँ कि तू सुकून से रहे। पर कुछ करो माँ। तू फिक्र मत कर। मैं कल ही पंडित जी से मिली थी। उन्होंने एक मंत्र दिया है। आज रात उसका जाप करूंगी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है। उसे तो नमन था उत्तर प्रदेश का, पर जब से उसके पिताजी का देहांत हुआ था तब से वो लोग गोपालगंज में आकर रहने लगे थे। वो बचपन से अपने गांव नहीं गया था। वो हमेशा सोचते रहता था कि कब मैं अपने गांव जाऊं। उसकी माँ पूजा पाठ की विधि में बहुत ज़्यादा रहती थी। वो पूजा करते रहती थी। पूजा पाठ हमेशा किया करती थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उजला आटे के घेर में मोमबत्ती जलाते हुए वो मंत्र बोल रही थी। ओम क्लीम शीम, ओम क्लीम शीम, ओम क्लीम शीम। अचानक नमन की आँख खुलती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो हैरान और चकित हो जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ आटे के घेरे के अंदर बैठकर जलते हुए मोमबत्ती के सामने बैठकर कुछ मंत्र को जाप करती है। शीम, ओम क्लीम शीम। माँ, अब रात के 2:30 बजे ये कौन सी पूजा कर रही हो और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? अरे बेटा, ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ ताकि तुझ पे कोई आँच ना आए। पर इतनी रात में छोड़ो ना ये सब, सो जाओ। नहीं बेटा, ये मंत्र मुझे रात भर जपना ही पड़ेगा जब तक सूरज नहीं निकल आता। तू सो जा। नमन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जाकर सो जाता है। नमन लगभग 17 साल का हो गया था। माँ, क्या हम कभी अपने गांव नहीं जा सकते जहाँ पापा रहते थे? नहीं, भूल कर भी उस गांव का नाम मत लेना। क्यों माँ? आखिर क्यों हमेशा आप मना करती हो? मैं जानना चाहता हूँ। वो जगह अशुभ है। वहाँ सिर्फ दर्द और मौत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। बेटा, बस इतना समझ ले कि मैं तुझे खोना नहीं चाहती। बस अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। नमन की आंखों में गुस्सा और जीत जाग चुकी थी। वो अपने गांव जाना चाहता था। एक दिन आखिर वो मौका आ ही गया। उसके स्कूल से ट्रिप जाने वाली थी। तभी नमन अपनी माँ के पास आके बोला, माँ, स्कूल से ट्रिप जा रही है मसूरी 3 दिन के लिए। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। मसूरी नहीं माँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अब मजा आएगा। अगली सुबह वह बैग लेकर अपनी जरूरत की सामान लेकर सीधा अपने गांव की तरफ निकल गया। वो सीधा अपने गांव पहुंचा। वो बहुत खुश था। वो अपने गांव पहुंचकर एक चाचा के पास गया। नमस्ते काका, मुझे सरपंच जी से मिलना है। मैं राजेश तिवारी का बेटा हूँ। तिवारी जी का बेटा? मुझे लगा नहीं था कि तेरी माँ तुझे आने देगी, पर अच्छा हुआ तू आ गया। चल, मैं तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ।
सरपंच नमन को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया और पुरानी बातें करने लगे। बेटा, तुम्हारे पिता एक नेक इंसान थे। मैं और तुम्हारे पिता गहरे दोस्त थे। आज के दिन यही रुक जाना। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली में ले जाऊंगा। धन्यवाद काका, लेकिन मैं आज ही हवेली जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, कुछ चाहिए तो संकोच मत करना। नमन अपनी पुश्तैनी हवेली में पहुंचा। हवेली बाहर से काफी खंडहर लग रहा था। चारों तरफ बकरी के जाले लटक रहे थे। लग रहा था कि कितने दिनों से वो हवेली बंद पड़ी है। तभी नमन दरवाजा खोलता है। मेरे पापा का घर, आखिर मैं यहाँ आ ही गया। नमन साफ सफाई कर सो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसके रूम का खिड़की खुला। तभी उसे एक लोरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस लोरी ने उसे जगा दिया। झूला झूले मेरा राजा बेटा, सो जा तू चंदा तारे, सो जा। नमन के चेहरे पर का साफ डर दिख रहा था। जैसे ही वो खिड़की के पास देखने गया, तभी उसे के पीछे से कोई भागते हुए गया। वो घबरा कर पीछे पलट कर देखा। तभी उसे एक औरत हवा में उड़ती हुई भयानक तरीके से उसे घूरे जा रही थी। उसके लंबे काले बाल और दांतों में से खून निकल रहा था। उसके गोद में एक मरा बच्चा था। वो उसे घूरते जा रही थी। तभी वो अचानक अपना गर्दन टेढ़ा करके कुछ बुदबुदाते हुए वहां से गायब हो जाती है। नमन के पांव थरथराने लगते हैं। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। ये क्या था? नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। हाँ, थकान की वजह से वहम। वो वापस सो गया। तभी वो अपने आप को किसी सुनसान जगह पे पाया जहाँ वही औरत थी। वो उड़ते हुए उसके करीब आ रही थी। तू आ ही गया। अब यही तो तेरी असली जगह है। तेरा ही इंतजार था मुझे। नमन के अतीत के पर्दे खुलने लगे। वही औरत बच्चे को गोद में लिए भाग रही थी। वही काला साया जो उसके पीछे पड़ा था। जमीन पे वो गिरती है और अपने बच्चे की तरफ देखकर बोलती है, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो इसे बचा लो। नमन चीखते हुए उठा। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। ये क्या था? कौन थी वो? क्यों दिख रहा है मुझे? तभी दीवार पर काला साया मंडराते हुए दिखा। वो अपना बॉडी अकड़ रहा था, कभी इधर से उधर हो रहा था। वो सब देखकर नमन काफी घबरा गया। तभी उसे ठक ठक की आवाज आई, जैसे उसके पास कोई आ रहा हो। तभी वो घबरा गया। वो घबराते हुए पीछे अचानक से पलटा। तभी उसे वही औरत हवा में उड़ते हुए दिखी। अब वो पूरा घबरा गया था। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? वो गुस्से से नमन की आंखों पर घूर रही थी। अभी नमन की आंखों की पुतली गायब हो जाती है और धड़ाम से जमीन पे गिरता है। अगली सुबह जब नमन की नींद खुलती है, वो घबराते हुए उठता है। वो घबराते हुए बिना कुछ सोचे समझे सरपंच जी के घर की तरफ दौड़ लगा देता है। वो बहुत घबराया हुआ था। सरपंच जी के घर के पास पहुंचकर वो हाँफने लगता है बहुत तेज, जैसे कि वो मौत को छूकर वापस आया हो। उसके चेहरे पर डर, खौफ साफ दिख रहा था। सरपंच जी, कुछ बहुत अजीब हो रहा है उस हवेली में। कोई औरत है जो सपनों में आती है और अब तो वो जागते हुए भी दिखने लगी है। बहुत दिन से वो घर बंद था बेटा। शायद कोई आत्मा का वास हो गया होगा। मैं पंडित जी से बात करता हूँ।
शायद घर की शांति करनी होगी। उसी दिन दोपहर में शांति के लिए हवन कराया गया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नमन अब जान चुका था कि यहाँ पर आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद उसकी माँ सही कहती थी कि तुम गांव मत जाओ। वो डर के उसी समय अपना पैकिंग कर लेता है और वहाँ से जाने की सोच लेता है। जब वो बाहर की तरफ जा रहा था तभी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? दरवाजे पे वही औरत खड़ी थी, कालिका, लहूलुहान चेहरा। वो नमन को गुस्से से घूर रही थी। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं कालिका हूँ, कालिका। कालिका? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कालिका को तो सिद्ध करना पड़ता है ना। तुम? कालिका आगे बढ़ी, उसकी आंखें अंगारे लग रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो। नमन ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो घबराते हुए सीधा सरपंच जी के घर पहुंचा। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। क्या हुआ नमन? सरपंच जी, मैंने उससे बात की। किससे? नमन ने कांपते हुए सरपंच जी को सारी बात बता दी। ये सब सुनते ही सरपंच जी के रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, यह तो बहुत अजीब बात है। अब हम क्या करेंगे? तभी नमन का फोन बजा। माँ का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। कैसे हो बेटा? माँ आप सही कहती थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या कह रहा है तू? कहाँ नहीं आना था? हे भगवान, क्या तू उस मनहूस गांव में गया है? नमन, तू अभी गांव के बाहर निकल, मैं आ रही हूँ अभी। फोन कटने के बाद सरपंच जी ने बोला, आज रात तुम यहीं सो जाओ, अभी सुबह होने में काफी टाइम था। नमन ने अपने आप में बोला। नमन, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, चलो। तभी नमन रात में निकल पड़ा, धीमे धीमे। वो आधी रात में हवेली की तरफ जा रहा था। हवेली का गेट खोलते ही उससे सामने कालिका दिखी, लेकिन अब उसके आंख में अंगारे नहीं, आंसू थे। तभी नमन बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? बदला। कैसा बदला? तेरी माँ से। क्या? उसने तुझे मुझसे छीन लिया। तेरे पिता ने मुझे पत्नी के रूप में सिद्ध किया था, क्योंकि उसकी पत्नी माँ नहीं बन पा रही थी। लेकिन मेरे आने के बाद उसने भी आखिर गर्भ धारण कर लिया। और फिर तभी कोई जोर से चिल्लाया। नमन! पीछे उसकी माँ खड़ी थी। वो आई और नमन को खींच कर ले जाने लगी। चल यहाँ से, तू झूठी है। अब तेरा समय पूरा हो चुका है ममता। तभी कालिका उनकी तरफ बढ़ी। नमन अपनी माँ को लेकर बाहर भागने लगा। तभी हवेली के दरवाजे बंद हो गए और कालिका मुस्कुरा रही थी। तभी उसने अपनी शक्ति से ममता को उठाकर फेंक दिया। ममता चीख उठी। तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरी माँ है। तभी नमन छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। उसका मुंह का रंग नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। मुझ में ये क्या हो रहा है? ये क्या है? तुम मेरे पुत्र हो। तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। ये औरत जिसे तुम माँ समझते थे, ये कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो इस काला जादू करने वाली औरत ने मुझे इस घर में कैद कर दिया और तुम्हारे पिता को मार दिया। तो इसने पापा को मारा था? हाँ, और फिर तुम्हें लेकर यहाँ से भाग गई। ममता जमीन से उठी। अब उसके चेहरे पर बिल्कुल मासूमियत नहीं थी। जब सब कुछ जान ही गए हो तो सुनो, मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगले महीने तुम 18 साल के हो जाओगे, तब मैं तुम्हारी बलि दूंगी ताकि मेरा मरा हुआ बच्चा वापस जिंदा हो सके। तो वो सब झूठ था? वो प्यार, वो ममता, वो सब नकली था? हाँ, क्योंकि तेरे जैसा दानव मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। वो सारे पूजा पाठ, वो धार्मिक क्रियाएं असल में एक काले जादू की क्रियाएं थी, तुझे काबू में रखने के लिए।
उसी समय नमन कुछ सोच रहा था। वो कुछ सोच पाता इससे पहले उसकी माँ ने कुछ मंत्र तेजी से पढ़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी वैसे वैसे कालिका तड़प रही थी। कालिका तड़प रही थी तो मंत्र की गूंज से नमन के कान में भी दर्द होने लगा। वो भी अपना कान बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तुम दोनों का अंत आज ही होगा। आह, आह, कहने को मैं कालिका हूँ, लेकिन असली राक्षसी तो तू है ममता। रुक जा। तभी ममता ने अपने माथे के ऊपर प्रतीक खींचा। तभी उन दोनों में से काला धुआं निकलने लगा और नमन पूरा चिल्लाने लगा। उसने इतने कस के चिल्लाया कि पूरा हवेली गूंज उठा। पूरे जंगल में उसके चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। नहीं, नहीं, तुम ये कैसे संभव है? अब तेरा अंत तय है ममता। कालिका अब अपने सच्चे रूप में थी। अब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत गुस्से में थी और जाके उसके छाती में अपना हाथ गड़ा दी। जैसे ही हाथ गड़ाई उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और वो वहीं पे राख बन गई। अब ममता का अंत हो चुका था। ममता के अंत होने के बाद कालिका मुस्कुरा रही थी। नमन अब भी कांप रहा था। धीरे धीरे नमन का शरीर मानव शरीर में बदलने लगा और वो पहले जैसा हो गया। मैं क्या हूँ? तू राक्षस है। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन तुझे बांध कर नहीं रखूंगी। अब तू हमेशा के लिए आजाद है और मैं भी।